नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा एवं यूजीसी नेट जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं इस क्रम में एक लेक्चर सीरीज आपके साथ लेकर चल रहा हूँ, जिसमें हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात की थी और हम आगे पूरा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। तो उस क्रम में ये मेरा छठवां लेक्चर होगा और उससे पहले जा रहे कि आप देख सकते हैं मेरे 5-6 लेक्चर जो हो चुके हैं और उन लेक्चर्स में, उन वीडियोज़ में मैंने जो बात की है वो बहुत ही अवधारणात्मक कॉन्सेप्चुअल बात की है। हमने विभिन्न टर्मिनोलॉजी जो हमारी शब्दावलियाँ हैं उन्हें समझा है और उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कह सकते हैं कि विधिवत रूप से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन शुरू करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि बाज़ार में जितनी भी किताबें या पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होती हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर, वह मुख्यतः यहीं से लिखी हुई होती हैं कि प्रस्तावना, फिर उसके बाद मूल अधिकार और ऐसे पूरा आप संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले जो मेरे 4-5 वीडियोज़ हैं, जो लेक्चर हैं, अगर आप उनको देखेंगे तभी आप यहाँ से मेरी क्लास को समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने पूरा कंसेप्ट उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कहें तो पॉलिटी को समझाया है आपको। तो मैं अनुरोध करूँगा कि जो अभी यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं वो जाके मेरे 4-5 वीडियो देखें, तभी आपको मेरा ये लेक्चर शुरू आएगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जैसा कि आज हम प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है, तो सबसे पहले यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रस्तावना क्या है। जैसा कि एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। कि मान लीजिए आप कोई पाठ्य पुस्तक खरीदना चाहते हैं और आप बाजार या मार्केट गए हैं और आप कोई पुस्तक उठाते हैं, कोई भी नॉवेल उठाते हैं, कोई भी उपन्यास उठाते हैं, कोई कहानियों की किताब उठाते हैं और वो 400-500 पेज की है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है या इस किताब की विषय वस्तु क्या है। तो आप क्या करते हैं कि किसी भी किताब के पहले एक भूमिका दी होती है, जिसे हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, प्रेम्बल भी कह सकते हैं। उस भूमिका को पढ़ के, जो कि लगभग 1 या 2 पेज की होती है, प्रत्येक किताब में होती है, उसको पढ़कर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस किताब की, इस पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। तो प्रस्तावना, कोई सी भी किताब की प्रस्तावना, चाहे वो उपन्यास हो, कहानियों का संग्रह हो, तो किसी भी किताब की प्रस्तावना या भूमिका में यह बताती है कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो हम, जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान क्या है, संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का वह संक्षिप्त भाग है जिसके आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यह हुई हमारे उद्देशिका या प्रस्तावना की परिभाषा। तो हमने क्या समझा है कि प्रस्तावना क्या होती है या उद्देशिका क्या होती है, प्रेम्बल क्या होती है, कि हमारे संविधान का वह संक्षिप्त भाग जिसके आधार पर हम संपूर्ण भारतीय संविधान को तथ्य और अवधारणा के आधार पर समझ सकते हैं। तो हमने बात की संविधान की प्रस्तावना की। अब मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, मैं उसको आपको बोलकर समझा देता हूँ, बता देता हूँ, और फिर हम उसको खंडसार और बिंदुवार रूप से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं एक बार बोल के बता देता हूँ कि संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो सुनिए, तो संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा समता और अवसर और प्रतिष्ठा की समता प्रदान कराने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो यह हमारे संविधान की प्रस्तावना है और मुश्किल से 1 पेज की प्रस्तावना नहीं है, आधे पेज की है। तो मैं यह अनुरोध करूंगा और मेरा निवेदन है कि जो यूपीएससी के विद्यार्थी हैं और जो स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी हैं, वह कोशिश करें कि इस प्रस्तावना को शब्दशः याद रखें। अब यह बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि प्रस्तावना को शब्दशः याद कैसे रखा जाए। तो मेरा पढ़ाने का आज का जो लक्ष्य है, आज का जो उद्देश्य है पूरी प्रस्तावना को, वह यही होगा कि मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि इस प्रस्तावना को आप कैसे याद रख सकते हैं और आप प्रस्तावना को कैसे बिल्कुल आसान तरीके से उसको मेमोराइज कर सकते हैं, अपनी याददाश्त में उसको ला सकते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एक सवाल आता है, मुख्य परीक्षा में एक सवाल आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन और आत्मा कहा जाता है। और सामान्यतः यह सवाल देखने बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसको लिखना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रश्न को दृष्टिकोण में रखते हुए हम पूरी संविधान की प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना हमें क्या बताती है, संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है और संविधान की प्रस्तावना को दर्शन और आत्मा क्यों कहा जाता है।
तो संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए मैं उसको 4 खंडों में बांट दूंगा सबसे पहले, तभी हम उसको समझ पाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो है कि वो स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, ठीक है। फिर दूसरा है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था या ढांचा कैसा है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद बिंदु है कि हमारे संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की नैतिक मूल्य क्या है, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। और फिर है कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर, ठीक। तो हम प्रस्तावना को समझने के लिए और प्रस्तावना को याद रखने के लिए क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना एक पेज पे लिख ली और उसको बार बार रट रहे हैं, तो वो आपको मेमोराइज तो होगी ही नहीं और साथ ही आपको कठिनाई भी उत्पन्न कर सकती है याद करने में। तो हम पूरी संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए और प्रस्तावना के माध्यम से संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना को 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना हमें क्या यह बताती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्स ऑफ अवर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फिर हम देखेंगे कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमें यह बताती है कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वह कैसा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना बताती है कि हमारी जो संविधान है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके उद्देश्य क्या है, नैतिक मूल्य क्या है। और फिर हम सबसे बाद में समझेंगे कि संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम पूरी संविधान की प्रस्तावना को समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद प्रस्तावना के समझने के बाद हम समझेंगे कि संविधान क्या है और संविधान क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि सोर्स क्या है। अब किस चीज का सोर्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे संविधान का सोर्स, स्रोत क्या है, हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ उसका निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है। और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का स्रोत क्या है, आज हम जिस राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह संसदीय और संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री एंड यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यह फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसने बनाया, इस व्यवस्था को बनाने का स्रोत क्या है, यह व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुई है, इन सारे सवालों का जवाब जो है वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना देती है। क्योंकि आप देखिए कि प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, जो पहली लाइन है, उसमें ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। जैसा कि मैंने बताया था, वो प्रस्तावना कहाँ शुरू होती है कि हम भारत के लोग। तो यहां क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो संविधान की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि संविधान का और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का स्रोत क्या है, उसका सोर्स कहाँ है, जहां से उसका निर्माण हुआ है। तो संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया है, भारत के लोगों ने इस राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया है जिसमें कि हम रह रहे हैं। तो यह सवाल भी उत्पन्न होता है कि भारत की संप्रभु शक्ति जो है, वो सॉवरेन पावर है, वो कहाँ निहित है। कभी भी ये सवाल आ जाए और कभी कभी आता भी है कि भारत की संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में या भारत के लोगों में। तो निश्चित रूप से अब आपको उसका आंसर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना की पहली ही पंक्ति हमें बताती है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत के संविधान का जो स्रोत है और भारत की संप्रभु जो निहित है वह किसमें निहित है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रस्तावना कह रही है कि संविधान का निर्माणकर्ता जो है और इस राजनीतिक व्यवस्था का निर्माणकर्ता कौन है, भारत के लोग हैं। तो संविधान की पहली पंक्ति क्या बता रही है कि हम एक प्रजातंत्र हैं, क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किसने किया है, भारत के लोगों ने किया है, ठीक है। तो यह बात हुई कि संविधान का स्रोत क्या है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्रोत क्या है। अब दूसरा बिंदु है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वह कैसा है और क्या है। तो इसके बारे में भी इस पर प्रकाश जो डालती है भारत की संविधान की प्रस्तावना डालती है। क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें आया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वह कैसी है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है इस प्रश्न पर कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? तो प्रस्तावना कहती है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम सॉवरेन हैं। जैसे कि सॉवरेन क्या है, यह मैंने इससे पहले जो लेक्चर जब मैंने आपको राज्य और सरकार में क्या अंतर होता है उसमें समझाया था कि संप्रभु की जो शक्ति होती है, संप्रभु की जो विशेषता है वह राज्य का मुख्य तत्व होता है, उसके बिना कोई राज्य नहीं कहलाता है। ठीक है, तो भारत की प्रस्तावना क्या कह रही है कि हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है कि किसी भी राज्य को तब प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है जब वह आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अब संप्रभुता क्या है यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि संप्रभुता पर मैं इससे पहले एक लेक्चर दे चुका हूँ जहाँ मैंने राज्य सरकार में बताया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना बताती है कि भारत का जो राजनीतिक ढांचा है वह प्रभुत्व संपन्न है और भारत अपने नियम कानून बनाने के लिए आज़ाद है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भारत आज भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं। ऐसे बहुत ही अतार्किक सवाल और अतार्किक प्रश्न जो है वह राजनीतिक व्यवस्था में उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जब हमारी प्रस्तावना स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम सॉवरेन हैं, तो फिर यह प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, फिर हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम समाजवादी हैं, सोशलिस्ट है। तो मैं इन बिंदुओं को थोड़ा सा स्पष्ट भी करता जाऊंगा, इन्हें परिभाषित भी करता जा रहा हूँ, डिफाइन भी करता जा रहा हूँ। तो अब होता है कि समाजवादी किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं, क्योंकि प्रस्तावना कह रही है कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं। देखिए, समाजवाद का आशय होता है कि जब किसी देश के जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और उन संसाधनों के राज्य के विभिन्न वर्गों में वितरण का निर्धारण राज्य द्वारा किया जाता है, तो उसे समाजवादी राज्य कहते हैं। क्योंकि भारत में भी यह स्थिति अपनाई गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम विभिन्न वर्गों से टैक्स लेते हैं और जो भारत के वंचित, दलित हैं और जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें क्या करते हैं, उस टैक्स के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। तो समाजवादी राज्य क्या है? समाजवादी राज्य का आशय होता है कि देश के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण है और वह उन संसाधनों को देश के कल्याण और कल्याणकारी कार्यों के लिए विभिन्न वर्गों में वितरित करता है। क्योंकि समाजवाद का जो विचार है वह मूलतः कार्ल मार्क्स से लोग जोड़ते हैं, लेकिन समाजवाद का विचार है जो कार्ल मार्क्स से पहले भी प्रचलित था, बस उसमें उसे क्या किया था कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद के विचार को बहुत व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया था। और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाजवाद लाने के लिए हमें क्रांति की आवश्यकता होगी, रेवोल्यूशन की आवश्यकता होगी। लेकिन भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है वो कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं अपनाया गया है, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया गया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अपनाया गया है। इसका असर क्या होता है? देखिए, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समाजवाद की स्थापना के लिए हमें क्रांति की आवश्यकता है और जो पूंजीपति वर्ग है हम उसको काट फेंकेंगे और फिर जो बुर्जुआ वर्ग है वो समाजवाद की स्थापना करेगा। लेकिन भारत के जो संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि हम गांधीवादी माध्यमों से समाजवाद की स्थापना करेंगे, हम लोकतांत्रिक माध्यमों से समाजवाद की स्थापना करेंगे और यहाँ क्रांति का कोई स्थान भारत में नहीं रखा गया है। तो भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि कार्ल मार्क्स का क्रांति के आधार पर समाजवाद। ठीक है, तो ये हुई समाजवाद की बात। अब है कि पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म क्या है? भारत की संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो थोड़ा सा सेकुलरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, पंथ निरपेक्षता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हमारे संविधान का हिंदी अनुवाद हुआ, क्योंकि हमारा जो संविधान था वह मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया था, जब उसका हिंदी अनुवाद हुआ तो सेकुलरिज्म पर डिबेट उत्पन्न हुई कि इसका हिंदी अनुवाद किया जाए। तो एक वर्ग का मानना था कि इसको पंथ निरपेक्ष लिखा जाए और एक वर्ग को मानना था कि इसका धर्मनिरपेक्ष लिखा जाए। लेकिन जब इसका हिंदी अनुवाद किया गया तो यह माना गया कि हम पंथ शब्द का प्रयोग करते हैं, धर्म शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि भारतीय परंपरा में धर्म जो है, धर्म का आशय किसी रिलीजन से नहीं है, बल्कि धर्म का आशय है कि नैतिक मूल्यों के आचरण से। जैसे कि भारतीय परंपरा में एक आपने वाक्य सुना होगा कि अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा को ही धर्म माना गया है। धर्म का मतलब कोई सेक्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारना। तो जब सेकुलरिज्म का हिंदी अनुवाद किया गया तो वहां यह कहा गया कि अगर हम धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे तो हम नैतिक मूल्यों से रहित हो जाएंगे। आपने सुना होगा अक्सर गांधी जी क्या कहते हैं कि धर्मविहीन राजनीति जो है वह निरर्थक है और बेकार है, व्यर्थ है। तो उनका आशय यहाँ किसी रिलीजन से नहीं है, बल्कि उनका आशय है नैतिक मूल्यों से। उनका मानना था कि अगर राजनीति में नैतिक मूल्य नहीं है तो राजनीति का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या उद्देश्य है, न्याय, समानता, समता लाना जो उद्देश्य है वह कैसे प्राप्त करेगी राजनीति। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्य होने चाहिए, इसीलिए हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं अपनाया है, बल्कि हमने किसको अपनाया है? पंथ निरपेक्ष को। इसका आशय क्या है कि हम सेक्ट जो है, हम रिलीजन से सेपरेट है
और सेपरेट का आशय यह नहीं है कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि भारत का जो पंथ निरपेक्ष अवधारणा है वह सकारात्मक अवधारणा है। इसका आशय क्या है कि भारत की जो सरकार है या भारत का जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत में जितने भी धर्म हैं वह सभी धर्मों के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है और सभी धर्मों का एक समान आदर और सत्कार करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है कि भारत की पंथ निरपेक्षता नैतिक मूल्यों से रहित नहीं है, बल्कि भारत की राज्य व्यवस्था और भारत की सरकार जो है वो नैतिक मूल्यों के साथ अपना कोई धर्म नहीं रखेगी, बल्कि सभी धर्मों के कल्याण के लिए और सभी धर्मों का आदर और सम्मान करेगी। तो ये बात हुई पंथ निरपेक्षता की। और पंथ निरपेक्ष चैप्टर हम जब आगे बढ़ेंगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में तो और स्पष्ट और क्लियर तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, अब है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेसी का क्या आशय होता है? डेमोक्रेसी का आशय होता है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यहाँ जनता या तो स्वयं शासन चलाती है या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चलाती है। जैसे एक को कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि वर्तमान पूरे विश्व में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो जनता क्या करती है, वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वह प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, तो उसे लोकतंत्रात्मक शासन कहा जाता है। अब शब्द आता है गणतंत्र, रिपब्लिक। जैसा कि आपने देखा होगा कि 26 जनवरी को हम लोगों ने अभी रिपब्लिक डे मनाया, गणतंत्र दिवस मनाया। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जब किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं, उसे गणराज्य कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का उदाहरण से समझें आप, ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है वह वहाँ का सम्राट या राजा होता है, वह जनता द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि वह वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन को गणतंत्र नहीं कहते हैं। अब इसी को हम भारत के संदर्भ में समझते हैं। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और इन लोगों को जनता द्वारा चुना जाता है और ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति है, वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। ठीक, तो गणतंत्र का आशय समझ आ गया। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना हमें क्या बताया कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है और हमारे संविधान का निर्माणकर्ता कौन है और संप्रभु शक्ति किसमें निहित है। तो संविधान की प्रस्तावना कह रही है भारत के लोगों में। फिर संविधान की प्रस्तावना ने बताया कि हमारा राजनीतिक ढांचा कैसा होगा, तो बताया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब इसके बाद सवाल आता है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं। भाई, भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण किया और फिर एक राजनीतिक ढांचे का निर्माण किया जो कि यह है, हम प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये सब करने की आवश्यकता क्या थी? हमें क्यों ये सब करना पड़ा और हम किस लिए यह सब कर रहे हैं? हम सरकारों का निर्माण करते हैं, जैसे कि आज मोदी जी की सरकार है, मान लीजिए फिर चुनाव होंगे तो कोई और सरकार का निर्माण होगा, कांग्रेस का होगा, भाजपा का होगा, जिसका भी होगा। तो हम सरकारों का निर्माण क्यों करते हैं? हमें सरकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम वोट क्यों डालते हैं? हम भारत के लोग इस राजनीतिक व्यवस्था को क्यों बना रहे हैं? तो संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिस राजनीतिक ढांचे का हमने निर्माण किया है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है, जैसे कि प्रस्तावना क्या आया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो अब देखिए आप, संविधान की प्रस्तावना क्या बता रही है कि संविधान का निर्माणकर्ता कौन है? भारत के लोग। और भारत के लोगों ने कैसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जो कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इस राजनीतिक व्यवस्था, इस राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत जो भी सरकार कार्य कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके नैतिक वैल्यूज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि वह न्याय को प्राप्त करे, वह स्वतंत्रता को प्राप्त करे, वह समता को प्राप्त करे, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे और बंधुता को बढ़ाए। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना कितने क्लियर तरीके से हमें समझा रही है कि भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान के निर्माणकर्ता भारत के लोग हैं और भारत की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की होगी और इस राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है कि वह जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी,
इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रेटर्निटी और साथ ही इंटीग्रिटी को स्थापित करे। ये उद्देश्य है इस राजनीतिक व्यवस्था के। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इन बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं कि इनका क्या आशय होता है। जैसे न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है। तो न्याय का क्या आशय होता है? न्याय का आशय होता है कि समाज में जो भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी लोगों के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए और उन्हें वह अवसर उपलब्ध कराए जाए जिसके आधार पर उनका विकास सुनिश्चित हो सके। इसे न्याय और जस्टिस कहा जाता है। और संविधान की प्रस्तावना कह रही है कि न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय का क्या आशा है कि जो सामाजिक संसाधन है हमारे देश में, उन संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो सके। फिर है राजनीतिक न्याय क्या है कि राजनीतिक संसाधनों का वितरण समाज में इस प्रकार हो कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उन्हें समान रूप से वह प्राप्त हो सके। फिर है कि आर्थिक क्या है कि आर्थिक जो संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से हो कि देश के सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो यह बात हुई न्याय की। अब यह है कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का आशय होता है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो सके। तो इसे लिबर्टी कहते हैं। अब समता क्या है? समता का आशय होता है कि धर्म है, जाति है, नस्ल है, मूल स्थल है, जन्म स्थान है, रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, उसकी समाप्ति की जाए। साथ ही जो विशेषाधिकार समाज में बने हुए हैं उनकी समाप्ति करके व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में और मानव को मानव के रूप में पहचाना जाए। यही समता है। व्यक्ति की गरिमा क्या है कि हर व्यक्ति व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए। ऐसा नहीं है कोई दलित है, कोई वंचित है, कोई महिला है, कोई पुरुष है। व्यक्ति की गरिमा है, उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। तो यह भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा बल जो है वो इसी पर दिया गया है। जब हम केंद्र संबंधों को पढ़ेंगे या संघीय व्यवस्था को जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि एकता और अखंडता पर कितना अधिक संविधान निर्माताओं ने दिया है। और संविधान निर्माताओं नहीं, खुद हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। फ्रेटर्निटी क्या है कि सभी मिलजुल कर रहें, क्योंकि भारत एक सामाजिक संस्कृति है। ठीक, तो आपने इन बिंदुओं को समझा और मैंने समझाया आपको। तो अब देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना हमें बता रही है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का निर्माणकर्ता कौन है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माणकर्ता कौन है। साथ ही हमारे राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, और अगर जो राजनीतिक व्यवस्था ये है तो इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वह इन्हें प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। अब जैसे कि मैंने जब लेक्चर आरंभ किया था उसमें कहा था कि मेंस में एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का की आत्मा और उसका दर्शन है। ये सवाल कैसे लिखें आप? तो उस सवाल को आप यहाँ से आरंभ कर सकते हैं और यहाँ खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आरंभ कर सकते हैं? मान लीजिए भूमिका के तौर पे आप लिख दीजिए कि भारत एक संसदीय और संघीय व्यवस्था है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि भारत का जो संविधान निर्माण करता है, संविधान का स्रोत है, वो भारत के लोगों में निहित है। अब आप बताइए कि आत्मा और दर्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताती है और संविधान की प्रस्तावना यही बताती है कि इस राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। इसको डायग्राम बना के इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए और अंत में लिख दीजिए कि इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा और दर्शन कहा जाता है। तो उतना टफ नहीं है। जब आप क्या कर रहे हैं कि किसी व्यापक टॉपिक को उसको खंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं तो वह चीज़ बहुत आसान हो जाती है और समझना आसान हो जाता है और उसको याद रखना आसान हो जाता है। अब आपको क्या याद रखना है कि स्रोत क्या है, हमारा ढांचा कैसा है और उस ढांचे का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक ढांचे का उद्देश्य क्या। इन बिंदुओं के आधार पर प्रस्तावना को आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ आवर प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए प्रकृति में 3 सवाल उत्पन्न होते हैं जब हम प्रकृति की बात करते हैं। प्रस्तावना की प्रकृति, ठीक है, यह तो हमने बताया कि प्रस्तावना हमें कैसे बताती है और कैसे आपको उत्तर लिखना है और कैसे आपको प्रस्तावना को याद रखना है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है। तो पहला प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या प्रस्तावना न्यायोचित है? न्यायोचित है, जस्टिसिएबल है। इसका आशय क्या है जस्टिसिएबल का? मान लीजिए जैसे कि प्रस्तावना में लिखा है कि स्वतंत्रता, कि सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता राज्य प्रदान करेगा, यह प्रस्तावना में लिखा है। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे अपने पड़ोसी को मारना है, उसे कूटने का मन कर रहा है क्योंकि मैं उसे चढ़ता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं छत पे खड़े होकर उसके गाली दूँ और मुझे ये सरकार इससे रोक रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ कि प्रस्तावना में लिखा है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का मतलब होता है मैं जो चाहूँ वो करूँ, और आप इस विषय को लेकर कोर्ट चले जाएंगे, मुझे सरकार ऐसा क्यों नहीं करने दे रही है। तो प्रस्तावना की प्रकृति जो है वो न्यायोचित नहीं है। जो प्रस्तावना में जो लिखा है उसके आधार पर आप सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, यही मतलब होता है न्यायोचित का। और न्यायोचित क्या है, जस्टिसिएबल क्या है, इसको और व्यापक रूप से हम जब मूल अधिकारों का चैप्टर कवर करेंगे तो वहां समझेंगे, क्योंकि वहां ये बिंदु बार बार उत्पन्न होता है। तो क्या हुआ, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, जस्टिसिएबल नहीं है, न्यायोचित नहीं है, न्याययोग्य नहीं है। इन प्रस्तावना के आधार पर आप सरकार के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं।
फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान का एक भाग है। तो यहाँ क्या हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक। अब फिर तीसरा प्रश्न उत्पन्न क्या होता है, जब हम संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती मामले में कि हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामला 1973, उसमें कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उन बिंदुओं को छोड़कर जो कि आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित हों, उन मामलों में नहीं किया। जैसे पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचे का भाग है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आधारभूत ढांचे का भाग है। अब आधारभूत ढांचा क्या है, इसको भी मूल अधिकारों के चैप्टर में समझेंगे, क्योंकि यह बहुत ही मुख्य बिंदु है मूल अधिकारों को जब हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न क्या है कि संशोधन किया जा सकता है, तो उसका उत्तर है कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। जो बिंदु बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनमें संशोधन नहीं होगा, बाकी संशोधन किया जा सकता है। तो हमने प्रस्तावना को समझा और प्रस्तावना के माध्यम से हमने पूरे संविधान को समझा। क्या समझा हमने? मैं थोड़ा समरी दे देता हूँ आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान का निर्माणकर्ता कौन है, हमारे राजनीतिक व्यवस्था का निर्माणकर्ता कौन है और हमारे जो संप्रभु शक्ति है वो किसमें निहित है, भारत के लोगों में। फिर प्रस्तावना बताती है कि हमारा यह ढांचा है और इस ढांचे के अंतर्गत ही कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, वह कार्य करेगी। और फिर सरकार जो कार्य कर रही है उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वह किन बिंदुओं को प्राप्त करना चाहती है, तो वह इन बिंदुओं को प्राप्त करना चाहती है। ठीक। और ये हुई संविधान की प्रकृति। अब देखिए कि संविधान की प्रस्तावना इतनी सी ही है केवल बस, और इसी से हर वर्ष सवाल आते रहते हैं। आप यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का अगर अध्ययन करें पिछले वर्षों का, तो आप देखेंगे कि इन्हीं इसी बिंदु से, इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं एक पेज पे भी आप इसको लिख सकते हैं अगर नोट्स बनाए, और इसी से लगातार सवाल आ रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मुझे याद है कि पीसीएस में एक सवाल पूछा गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति गरिमा, एकता और अखंडता इन्हें क्रम से लगाएं, जैसा कि संविधान में दिया गया है। इसको उन्होंने उलट दिया था। यूपीएससी में एक बार सवाल आया था संविधान की प्रकृति से, प्रस्तावना की प्रकृति से, कि प्रस्तावना का क्या स्थिति है प्रस्तावना की। तो वही है जो कि, क्योंकि देखो यह न्यायोचित तो है नहीं, इसका लीगल विधिक प्रभाव नहीं है, यह संविधान के अन्य भागों की तरह प्रभाव रखती है। फिर एक बार प्रश्न आया है कि संविधान की मूल प्रकृति कैसी थी संविधान की प्रस्तावना की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, यह जो वर्ड है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। ठीक है। यह मूल जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तब यह 3 शब्द नहीं थे, यह बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है। तो अब 2021 में यूपीएससी प्रीलिम्स से सवाल आया था कि मूल रूप से संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति कैसी थी। तो भाई मूल रूप से उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। जहां जिस ऑप्शन में ये सवाल था वो आपको नहीं लगाना था, बाकी लगा देना था, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़े गए हैं 1976 में। ठीक है। अब आप कहें कि ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं तो कि पहले हमारा संविधान जो था वो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की उसमें प्रकृति नहीं थी, प्रवृत्ति नहीं थी उसमें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो बातें हैं, बहुत सारे शब्दावली हैं, वह भारतीय संविधान में नहीं लिखी गई। जैसे इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्रकृति है राज्य व्यवस्था की वो कैसी है, संसदीय। अब देखिए यहाँ कहीं संसदीय शब्द नहीं आया है। ठीक है। और संघीय शब्द भी यहाँ नहीं आया है, और संसदीय शब्द तो संविधान में कहीं लिखा भी नहीं गया है, संघीय भी 1-2 बार लिखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो संविधान में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप संविधान का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं तो वह विशेषताएं निकलकर बाहर आती हैं। ठीक है। तो हमेशा से भारतीय संविधान की प्रकृति समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की रही है, लेकिन बाद में इन्हें जोड़ा गया, तो इसलिए वो क्वेश्चन बन गया कि आपको याद रखना है। तो आप देखिए सवाल जो है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हो या मुख्य परीक्षा का प्रश्न हो, प्रश्न जो है तथ्य के साथ साथ अवधारणा के स्तर पर भी आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको प्रयास क्या करना है, आपको प्रयास यह करना है कि किसी भी बिंदु को आप क्या करें कि खंडों में बांटकर उसको पढ़ें, जिससे कि वो आपको आसानी से याद भी रह जाता है, और याद के साथ साथ आप उसको मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ रहा है तो लिख सकते हैं, डायग्राम बना के लिख सकते हैं, आप इस प्रकार चार्ट बनाकर लिख सकते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आ रहा है तो भी आप उसको हल कर सकते हैं। तो आज हमने बात की भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और इसमें से आपको कोई भी बिंदु अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके उसको मुझे बता सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ, उसको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमने प्रस्तावना की बात की, और आगे अब हम मूल अधिकारों से शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।